नमस्कार दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे और आजाद रहेंगे। यह प्रेरणादायक शब्द महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के हैं। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आजाद भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और वीरता के दम पे अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करके रख दिया था। 23 जुलाई 1906 के भावड़ा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का जीवन काफी प्रेरणादायक है और ऐसे महान क्रांतिकारी को याद करना, उन्हें नमन करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। भारत माता के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन भारत माता के नाम अर्पित कर दिया था। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने देश को आजादी दिलवाना। और आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी अनेक पहलुओं पर। इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके वीर गाथा के बारे में, उनके देश प्रेम के बारे में और उनकी शहादत के बारे में। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम। सर, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद एक बहुत महान इंसान थे। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में अपने देश में चल रहे अनैतिक गतिविधियों का एहसास हो गया था। ऐसे में सर, इतने कम उम्र में देश प्रेम की इतनी सच्ची सद्भावना उनके अंदर कैसे आई और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बताएं। हिंदी में एक कहावत है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं मॉर्निंग सोज द डे। यानी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के बाद के समय में क्या कुछ किया, इसका दर्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले हम उसके बचपन में जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका बचपन देखकर कोई भी बता सकता है कि ये बच्चा आगे चलकर क्या कुछ करने वाला है। जो भी दुस्साहसिक गतिविधियाँ या जो भी जुर्रत भरी गतिविधि चंद्रशेखर आजाद ने बाद के दिनों में की, उसकी झलक जो है कि उनके बचपन में देखी जा सकती है। इनके जो फादर थे उनका नाम था सीताराम तिवारी। इनके जो फोर फादर थे, यानी चंद्रशेखर आजाद के जो फोर फादर थे, वो रहा करते थे कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा है कि सीताराम तिवारी जी बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ज़्यादा ड्राई ऑनेस्ट थे। तो इसकी वजह से उनको हर समय तंगी रहती थी, आर्थिक तंगी रहती थी, और वो अपने बच्चों को भरपूर तरीके से भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। बचपन किताबों में मैंने ये देखा है इनके बचपन में किस हद तक ये जीवट हुआ करते थे, खतरों से ये डरते नहीं थे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि दिवाली का दिन था और बच्चे जो है आपस में पटाखे छोड़ रहे थे। तो पटाखा तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं था, तो माचिस की जो तिल्ली थी उसी से लोग आपस में कुछ कुछ कर रहे थे। तो जब एक तिल्ली जलाई गई तो उससे जो आग पैदा हुई। तो लोगों ने, जो इनके ग्रुप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर एक साथ सब तिल्ली को जला दिया जाए तो कितना ज़्यादा जो है कि आग पैदा होगी। तो बाकी लोग कह रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ सुना नहीं, तुरंत में सभी तिलियों को एक साथ जला दिया। यद्यपि इस दुस्साहस से उनका हाथ जल गया, लेकिन इनके चेहरे पर सिकन नहीं आए। सभी बच्चे इस बात से परेशान थे कि मेरे दोस्त को क्या हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को दिलचस्पी इस बात में थी कि अरे यार, हमने तो करके देख लिया, ये किया जा सकता है। तो बचपन से ही ये पता चल गया था कि मुश्किल हालात और खतरों से इनको डर लगने वाला नहीं है। आदिवासियों के बीच में रहे, तीर धनुष उनका जो है कि आदिम हथियार हुआ करता था, तो तीर धनुष के ये बहुत अच्छे जानकार हो गए। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि उनका बचपन ही तय कर चुका था कि आगे चल के वो किस हद तक जा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर दिया। इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए, उनका नाम तो चंद्रशेखर था, इसमें कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ या हिंदी बेल्ट में आप देख लीजिए तो फादर का नाम नहीं जोड़ा जाता है। ये साउथ इंडिया में होता है, टी.एन. सेशन या ये सब करिएगा कि आगे आपका नाम होगा, पीछे आपके फादर का नाम होगा, या जो गांधी जी के केस में आप देखेंगे कि पहले उनका नाम है, उसके बाद उनके फादर का नाम है। तो बहरहाल इनके फादर का नाम सीताराम तिवारी था, तो तिवारी तो इनका सरनेम हो गया और इनका नाम चंद्रशेखर हो गया। तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका नाम हो जाता है।
लेकिन इनको इस नाम से नहीं जाना जाता है, इनको जाना जाता है आज़ाद के नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। ये जो आज़ाद इनका सरनेम हुआ या आज़ाद इनके व्यक्तित्व के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया, इसकी एक लंबी कहानी है। इनके फादर संस्कृत सीखने के लिए हम इसको भेज देते हैं बनारस। बनारस आदिम काल से संस्कृत विद्या का और विद्यार्जन का, शिक्षण और शिक्षा का केंद्र रहा है, इसमें कोई दो नई बात नहीं है। और वहाँ पर आश्रमों की व्यवस्था हुआ करती थी, यानी जहाँ पर समाज ही जो है कि उनको सुविधाएं दिया करता था, अलग से आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे रहते थे। यहाँ पर पहली बार वो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में शामिल हो गए। ये बनारस की धरती है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद एक सामान्य लड़के से स्वतंत्रता सेनानी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले जीवन में कोई ऐसा कारनामा नहीं था जो इनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ता हो। हुआ ये कि 1919 में जो जालियांवाला कांड हुआ, वो भारतीय इतिहास का एक अजीब घटना है, जिसने हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष को एक नए मोड़ दिया। जालियांवाला कांड के बाद जो है आपको सबने अवज्ञा आता है। गांधी जी जो है पहले कांग्रेस से इसका समर्थन लेते हैं, उसके बाद ये पूरे देश में चलता है, जिसमें एक असहयोग आंदोलन के कई प्रोग्राम थे। विदेशी कपड़ों को जला देना है, जो है छुआछूत को ख़त्म कर देना है, उसके बाद जो है पंचायती सिस्टम को फिर से करेंगे, जो सरकारी अदालतें हैं उसका बहिष्कार करेंगे। उसमें एक प्रोग्राम ये भी था कि जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वैसे स्कूल जिनको किसी भी रूप में सरकार से सहायता मिल रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्कूल आपको अंग्रेज़ों का भक्त बनाएगा, भारतीय एक मुकम्मल भारतीय बनने से आपको रोकता है। तो उसमें एक आह्वान कि सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाए, अंग्रेज़ों के स्कूल में जो पढ़ रहे हैं। तो उसका ज़बरदस्त असर हुआ और इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस काम में, स्वाधीनता संघर्ष में वो कूद गए। और बाद में ये लोगों के साथ निकलते थे, पिकेटिंग कर देते थे, जाम कर देते थे। तो इन पर जो है धारा 107 के तहत मुकदमा चला कि ये पब्लिक ऑर्डर को इधर उधर कर रहे हैं। तो इनको जो है एक अदालत में ले जाया गया। वहाँ पर उसमें अंग्रेज नहीं, एक पारसी जो है मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी लोग थे उसमें ज़्यादातर लोग लंबे चौड़े थे और ज़्यादा उम्र के थे, 30 साल के, 35 साल के थे। लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी। तो उनमें से एक, वो जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम नवंबर है। तुम्हारे फादर का नाम क्या है? दिसंबर है। ये बात सुन के वो मजिस्ट्रेट खिसिया गए। तो बगल वाले से उन्होंने पूछा, अच्छे बचाओ बेटे तुम्हारा नाम क्या है? ये बारी थी चंद्रशेखर की। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद। तुम्हारे फादर का नाम क्या है? स्वाधीनता। और तुम रहते कहाँ हो? जेल में। एक तो पहले बच्चे का अटपटा जवाब और दूसरे में ये जवाब, ये चुभ गया उस मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और उसने जेलर को, जो उस समय थे, उनका गंडा सिंह नाम था, बनारस के जो जेलर थे उनका नाम था गंडा सिंह, उन्होंने कहा कि जाओ और इसको 15 कोरे लगाओ, 15 बेत लगाओ। इस तरह का जो पनिशमेंट था बहुत हार्श पनिशमेंट था। लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनको जब मारा गया तो हर बेत जब उनके शरीर पर पड़ता था तो यही कहते थे, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। और इन्होंने जो अपना नाम बताया था मजिस्ट्रेट के सामने कि मेरा नाम आज़ाद है, वास्तव में ये आज़ाद जो है चुंबक की तरह उनके नाम के साथ जुड़ गया। और ये आगे से चंद्रशेखर तिवारी की जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। और चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन को अगर हम देखें तो ये जो वाकया है ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था। राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार इन्होंने धमाकेदार जो है एंट्री ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जितने बड़े कर्मयोगी थे उतने ही बड़े ज्ञानपीठ भी थे। उनके बारे में यह बात भी चर्चित है कि उनके झोले में कुछ हो या ना हो, तमंचे के साथ साथ पुस्तक और अखबार जरूर रहती थी। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को इतने बड़े, इतने महान क्रांतिकारी के प्रति शिक्षा के थ्रू इतना अच्छा विशेष रुझान उनके प्रति कैसे आया? जब हम टीम में काम करते हैं तो उस टीम को चलाने के लिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्षमता चाहिए। जहां बौद्धिक परिपक्वता में सचिंद्रनाथ सन्याल
या भगवती चरण बोहरा का कोई जवाब नहीं था और भगत सिंह का कोई जवाब नहीं था। वहीं हिम्मत की बात जो है, हिम्मत बहुत बड़ी बात होती है। बौद्धिक परिपक्वता बेकार हो सकती है अगर उसमें कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं हो। तो हिम्मत की जहां तक दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की बात जहां पर होगी, जुझारूपन की जहां बात होगी, वहां पर ये मैचलेस थे। किन्हीं दूसरे से आप इनकी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो ये थे, लेकिन ये वोकल नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तो बौद्धिक परिपक्वता जो है कि दूसरे लोगों के पास थी, इनके पास हिम्मत बहुत ज़्यादा थी। अब किसी भी घटना को आप ले लीजिए, अगर आगे चल के जिक्र होगा चौरी चौरा कांड का नहीं, काकोरी षड्यंत्र केस, जिसमें काकोरी के पास जो है सरकारी खजाना आ रहा था, उसको लूटने की बात है। तो ये सब में सबसे आगे बढ़कर जिन्होंने हिस्सेदारी की है वो आपको यही है। भारी सामान को उठाना है, डर लग रहा है, अरे यार 3 पुलिस वाला है, चलो हम चलते हैं। यही तो लीडरशिप का गुण है। लीडरशिप का गुण नहीं अपने फॉलोअर को आगे करो, लीडरशिप का गुण है, लीडरशिप में ये होना चाहिए। लीडरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो जो उनके पीछे हैं, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, उनमें वो जज्बा भरे कि नहीं आगे कुछ भी नहीं है, जब तक मैं हूं कोई खतरा नहीं है, आप चलते जाओ। तो रास्ता हमवार करना, रास्ता को तैयार करना, ये लीडर का काम होता है। और ये जो क्षमता थी चंद्रशेखर आजाद में कूट कूट कर भरी हुई थी। दर्शकों, चंद्रशेखर आजाद के जीवन में बचपन से ही आजादी की मसाल जल रही थी, जिस वजह से वो महज 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। और कमाल की बात यह है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था, अपने पिता का नाम स्वाधीनता बताया था और अपना घर जेल खाना बताया था, जिसके बाद से ही आजाद पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सन 1923 में जब आज़ाद ने रामप्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यता हासिल की थी, जिसके बाद में वो अध्यक्ष भी बने थे। बाद में आज़ाद ने उस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन भी रख दिया था। तो उस समय के तर्क को देखते हुए आज़ाद के ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे? देखिए, भारत विविधताओं का देश है। 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया तो इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। जो नरम रुख अपनाने वाले लोग थे उन्होंने स्वराज पार्टी बना लिया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इसके सर्वेसर्वा थे या इसके लीडर थे, मुख्य लीडर थे। जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या कहीं कहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का भी नाम लिखा हुआ मिलता है। तो उन्होंने ये बना। इसका कहना था कि वो जो नरम लोग हैं, जो नरमदरी लोग हैं, वो अपना काम करते रहें। हमारे पास भी जो है कि एक दूसरा तरीका है। ये नहीं कि एक ही तरीका से जो है आज़ादी हासिल की जा सकती है, दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी आज़ादी हासिल की जा सकती है। तो रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, इन सब को साथ मिलकर इन्होंने जो है कि ये बनाया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख लीजिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन के पास फंड की कमी थी, इसको उन्होंने काकोरी जो ट्रेन डकैती है उससे पूरा कर लिया। उसके बाद आगे चल के देखिए, जो बलबला होता है किसी चीज़ के प्रति, जो डिवोटेड होते हैं, ये आपको देखना है तो 1929 में, जो 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए जो जेपी सॉन्डर्स, जो एडिशनल एसपी हुआ करते थे, उनको मारा, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं असेंबली बम कांड में, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बम कांड करने के लिए वहाँ सब लोग गए थे, सुखदेव भी गए थे, भगत सिंह भी गए थे और ये भी गए थे, हिम्मत बढ़ाने के लिए कि डरना नहीं है, जो करना है वो करके जाओ। आपको जैसे आज भी हम लोग लास्ट शॉट देने रहते, इस तरह से करते हैं। जब बम फेंकने की बात आई तो उसके पहले ये देकर चले गए कि सब कुछ ओके है, तुम अपना काम कर सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। जानकर ये भी नई बात है कि बम फेंकने की पहली जिम्मेदारी आज़ाद ने ली थी, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, आपका रहना बहुत ज़रूरी है, ये काम दूसरा कोई भी कर सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि आप में ये क्षमता है, आप में ये क्षमता है, आप में ये क्षमता है। लेकिन इनके जीवन में ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, 1930-32 के बाद जब इसके मुख्य नेता गुजर गए, मार दिए गए, या सामने अवज्ञा आंदोलन फिर से गांधी जी ने शुरू कर दिया, तो थोड़े ये जो है कि इसका दमन हो जाता है, रुक जाता, थम जाता है, ये खत्म नहीं होता है, थम जाता है थोड़े समय के लिए। तो इसी रूप में हमें ये देखना चाहिए कि जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने बनाई थी, वो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण धारा है। आप उसको गांधी
के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उससे बेहतर या उससे बदतर नहीं कर सकते हैं, ये उसी के पैरेलल में चलने वाला है। तुलना करना बेकार होगा गांधी जी और जो ये क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है उसकी। कहा जाता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की दोस्ती बहुत मजबूत थी। उन दोनों की बेमिसाल जोड़ी ने अंग्रेज़ों हुकूमत के नाक में दम करके रख दिया था। तो मैं चाहूंगी कि उन दोनों की बेमिसाल जोड़ी से जुड़ा कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों को देखिए, सुनाना सिंपल है कि चाहे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद हों चाहे भगत सिंह हो, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये दोनों के दोनों जो क्रांतिकारी थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। जब मेंबर हैं एक ही संस्था के तो मुलाकात तो जरूर होगी। तो ये दोनों एक साथ आए थे। 1925 तक इन दोनों के बीच में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 1925 के बाद इनकी मुलाकात ज़्यादातर होने लगी। इनमें ज़्यादा जो प्रगाढ़ता है वो आई उस समय जब साइमन कमीशन आया और कांग्रेस समेत तमाम, बहुत ज़्यादा, मुस्लिम लीग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लगे हुए लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार की जब बात की तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं HSRA, इसने तय किया कि हम भी इसका विरोध करेंगे। और इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जब लाहौर में हो रहा था, जो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर वहाँ के जो जिसको शेरे कश्मीर कहते हैं लाला लाजपत राय, उनको जो है लाठियों से मारा गया, जबकि वो शांतिपूर्ण माहौल में जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका बदला लेने के लिए कि हमारे इतने बड़े लीडर को आपने मार दिया और हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये बदला लेने के लिए उन्होंने जो है कि प्लान बनाया। इसकी प्लानिंग सब लोगों ने मिलकर बनाई थी, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, वहाँ पर सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, भगत सिंह भी थे, सब लोगों ने कहा और सब लोगों ने मिलकर जिम्मेदारियों का निर्धारण किया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, बैकफायर आपको देना है। जब ये हम उनको मारने जाएंगे तो कौन जो है कि इनको बचाएगा। सिंपल ये देख लीजिए, ये मारने गए थे जो वहाँ के JP स्कॉट SP हुआ करते थे, उनको मारने गए थे और उन्हीं के कहने पर लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन गलती से भगत सिंह ने इशारा कर दिया दूसरे पर और वो जो है गलती से असिस्टेंट जो SP हुआ करते थे सॉन्डर्स, उनको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद एक चानन सिंह करके एक आदमी था जो इन दोनों के पीछे लग गया। अब उठा के देखिए कि अंग्रेजों से ज़्यादा जो है भारतीयों को परेशान भारतीय लोगों ने किया है। चानन सिंह, सुखदेव और भगत सिंह के पीछे लग गए और इन दोनों को जो है हटाने का काम, रास्ते से हटाने का काम ये चंद्रशेखर आज़ाद ने ही किया था। तो इस तरह से इनकी दोस्ती आप समझ लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद की वीर गाथा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के संदर्भ में हमें कुछ बताएं। आप कल्पना कीजिए, अंग्रेजों का जमाना से 100 साल पहले कि पुलिस की वर्दी देखकर लोग थर थर कांपते थे और अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से पुलिस बैठी हुई है। वहाँ का SP नॉट बाबर, जो बाद में लंदन पुलिस का हेड बना, वो बैठा हुआ है, सब लेकर उस पर गोली चला रहे हैं। जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे उनके निशाने कभी भी जो है आज़ाद पर नहीं लग रहे थे, लेकिन ऐसे टेंस माहौल में भी खुद अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया है कि हर गोली जो है उनकी निशाने पर लग रही थी चंद्रशेखर आज़ाद की। आप सोचिए कि इतना टेंस माहौल में भी वो अपना आपा नहीं खो रहे थे, है ना। मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलें तो जीवन है, ये जीवन है तो मुश्किलें आपके साथ चलेगी। बावजूद उन मुश्किल हालात में हमको अपना हिम्मत नहीं खोना है। और ये जो पहली बार जिसमें आपने ये सुना कि उनको बेत मारा गया था बनारस में, उस समय उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरूंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आज़ाद ही रहूंगा। और अंत समय में भी जब चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी, वो भूले नहीं कि उन्होंने क्या प्रण किया है और वो अपने प्रण पर, अपनी प्रतिज्ञा पर वो जीवन के अंतिम क्षण तक डटे रहे और अंग्रेजों की गोली से नहीं वरन अपनी गोली से ही अपने जीवन को समाप्त किया। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा लिया था कि वो कभी भी ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे और उन्होंने अपने वादे को निभाया भी। जब वो चारों तरफ से पुलिस से घिर गए तब उन्होंने अपनी आखिरी बची गोली खुद के सिर पर ही मार ली और आज़ाद हमारे देश के लिए शहीद हो गए।
चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम ऐसे ही हमारे महान क्रांतिकारियों और सच्चे देशभक्त के कारण ही हमारा देश आज़ाद है और आज हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं? जब कभी भी स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा या उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर सलाह मशवरा होगी, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी का योगदान अपनी जगह है, उनमें कुछ भी जो है प्लस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हमें उसी समय याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों की देन नहीं है हमारी आज़ादी, ये क्रांतिकारियों की भी देन है जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए और हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आज जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जो आज़ादी है जिसके हम वर्षगांठ मना रहे हैं, वो यूं नहीं मिली। कई लोगों ने जो है ये कुर्बानी दी है, कई लोगों ने इसकी कीमत चुकाई है और इसको यूं ही हम जाने नहीं देंगे। जहाँ तक बात रहे कि आज के नौजवानों को चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से क्या सीखना चाहिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि मुश्किल से हमें घबराना नहीं है। मुश्किल हालात ही हमारे व्यक्तित्व के सबसे बेहतरीन पहलू को उभार कर सामने लाते हैं। दूसरी बात कि ये हमें ये नहीं सोचना है कि कई लोग मिलकर सुविधाएं मिलेगी तो हम ये करेंगे, परिस्थितियां आएगी तो हम ये करेंगे। नहीं, देश के लिए जो करना है जब मौका मिले आप कर दीजिए, ये हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जीवन जो है, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके शानदार जीवन चंद्रशेखर आज़ाद ने जिया, हमें भी जीना चाहिए, बेखौफ होकर जीना चाहिए और हमें जो है अपने मिशन के प्रति जो है पूरी तरह से डिटर्मिन्ड रहना चाहिए। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा अपने लक्ष्य के प्रति, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम जिसने आज़ादी की ऐसी अलग जगाई, जिसने गोरी हुकूमत के जड़ों को हिलाकर रख दिया। आज हमारा देश आज़ाद है तो सिर्फ और सिर्फ अद्भुत वीरता का परिचय देने वाले ऐसे ही कई महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत। तो यह बेहद ज़रूरी है कि हम ऐसे महान इंसानों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके बलिदान का सम्मान करें और उनसे प्रेरणा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।